गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव देवपुर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विशाल था और छोटे भाई का नाम मोहन। विशाल जन्म से ही अंधा था। उसकी आंखों में कभी रोशनी नहीं आई थी। बचपन से ही उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो ज्यादातर घर में ही रहता था। लेकिन आंखों से अंधा होने के बावजूद वो बहुत बुद्धिमान और समझदार था। जीवन के अनुभवों ने उसे वो समझ दे दी थी जो आम लोगों के पास नहीं होती। विशाल की बाकी इंद्रियां इतनी तेज और सक्षम थी कि वो चीजों को महसूस करके ऐसे पहचान लेता था जैसे किसी के पास आंखें हो। वो हवा की दिशा से मौसम का अंदाजा लगा लेता, किसी के पैरों की आहट से उसकी पहचान कर लेता और आवाज की गूंज से ये समझ जाता कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो किसी भी चीज की खुशबू से उसकी पहचान कर लेता। गांव के लोग उसे जानी भैया कह करके पुकारते थे और मुश्किल समय में उससे सलाह लेने आते थे। छोटा भाई मोहन खेती बाड़ी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो अपने बड़े भाई विशाल का बहुत सम्मान करता था और उसका हर तरह से ख्याल रखता था। दोनों भाइयों के बीच गहरा प्यार और विश्वास था। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वे दोनों एक दूसरे के सहारे थे। विशाल को अपना बचपन अच्छी तरह याद था। जब वो बहुत छोटा था तब उसकी माँ गीता देवी उसे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती थी। वो कहती थी, बेटा विशाल, भगवान ने तुम्हें आंखें नहीं दी, ये सच है, लेकिन उन्होंने तुम्हें एक ऐसा दिल दिया है जो सच और झूठ को परख सकता है। तुम कभी निराश मत होना, तुम्हारी अपनी एक खास पहचान है। उसके पिता रामकृष्ण भी बहुत समझदार इंसान थे। वे विशाल को अक्सर खेतों में, नदी किनारे और जंगल के पास ले जाते थे। बेटा, वे कहते, अपने कानों को खोलो, सुनो, ये पक्षियों की चहचहाट है। हर पक्षी की आवाज अलग होती है। तोता की आवाज तेज और चमकीली होती है, कोयल की मीठी और संगीत में, मोर की आवाज में एक खास लय होती है। इन सब को पहचानना सीखो। धीरे धीरे विशाल ने प्रकृति की हर आवाज को पहचानना सीख लिया। वो बारिश की बूंदों की आवाज से बता देता कि कितनी तेज बारिश होगी। वो हवा के झोंकों से समझ जाता कि तूफान आने वाला है या नहीं। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट उसे बहुत कुछ बता देती थी। एक बार गांव में भयंकर आग लग गई थी। सारे लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में भागे। तभी विशाल ने हवा की दिशा को महसूस किया। उसने आग की तपिश को अपनी त्वचा पर महसूस किया और हवा में धुएं की गंध को सूंघा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग उत्तर की तरफ भागो। आग दक्षिण की तरफ से आ रही है और हवा उसी दिशा में चल रही है। लोगों ने पहले तो शक किया कि एक अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। सबने विशाल की बात मानी और उत्तर दिशा में भागे। सच में आग दक्षिण से आई और सब लोग बच गए। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोगों ने समझ लिया कि विशाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो अंधा जरूर है, लेकिन उसकी समझ किसी भी आंखों वाले इंसान से कहीं बेहतर है। मोहन के पास गांव के बाहर कई एकड़ जमीन थी जहां वो गेहूं, चावल और सब्जियां उगाता था। लेकिन हर रोज उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। रात के समय जंगली जानवर आकर उसकी फसलों को बर्बाद कर देते थे। कभी नील गाय आती और पूरे खेत की फसल चढ़ जाती। कभी जंगली स्वरों का झुंड आता और जमीन को खोद डालता। तो कभी बंदरों का समूह आकर सब्जियां तोड़ ले जाता। मोहन ने कई तरीके आजमाए,
उसने खेतों के चारों ओर ऊंची बाड़ लगाई। उसने मजबूत बांस के डंडे गाड़े। उसने रात में मशालें जलाकर रखीं ताकि जानवर डर जाएं। उसने कुछ जगहों पर घंटियां भी बांधी जो हवा से बचती रहती थी। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर सुबह वो देखता कि उसकी मेहनत बर्बाद हो गई है। जानवर किसी न किसी तरह खेत में घुसी जाते थे। धीरे धीरे मोहन परेशान और निराश होने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक दिन वो बहुत उदास होकर घर आया और अपने बड़े भाई विशाल के पास बैठ गया। विशाल ने मोहन की उदासी को उसकी आवाज से पहचान लिया। मोहन, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो। तुम्हारी सांसें भारी हैं और तुम्हारी आवाज में निराशा है। मोहन ने अपनी सारी समस्या बता दी। विशाल ने ध्यान से सुना। फिर उसने सोच समझ कर कहा, मोहन, मुझे खेत में बिठा दो। मैं जानवरों को दूर भगा दूंगा। मोहन चौंक गया। लेकिन भाई साहब, आप तो अंधे हैं। आप जानवरों को देख नहीं पाएंगे, फिर उन्हें कैसे भगाएंगे? विशाल मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में आत्मविश्वास था। मोहन, जानवरों को देखना जरूरी नहीं है। उन्हें सुनना, महसूस करना और समझना जरूरी है। मैं उनकी आहट से पहचान लूंगा कि कौन सा जानवर आया है, फिर मैं उसी हिसाब से आवाज करूंगा। मोहन को अपने भाई की बात पर पूरा भरोसा था। अगले दिन उसने खेत के किनारे एक छोटी सी लेकिन मजबूत झोपड़ी बना दी। झोपड़ी में एक चारपाई और कुछ जरूरी सामान रख दिया। उसने विशाल को वहां बिठा दिया और कहा, भाई साहब, अगर आपको किसी भी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज देना। जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। उसी दिन से वो खेत की झोपड़ी में रहने लगा। पहली रात जब एक नीलगाय खेत की तरफ आई, तो विशाल ने उसके भारी पैरों की आवाज पहचान ली। उसने तुरंत गहरी और गरजती आवाज में चिल्लाना शुरू किया। नीलगाय डरकर भाग गई। दूसरी रात बंदरों का झुंड आया। विशाल ने उनकी चहचहाट और पेड़ों की डालियों के हिलने की आवाज सुनी। उसने जोर जोर से तालियां बजाई और चिल्लाया। बंदर भी भाग गए। इस तरह कई दिन बीत गए। विशाल की योजना कामयाब रही। अब कोई भी जानवर खेत में नहीं घुस पाता था। मोहन की फसलें सुरक्षित रहने लगी। मोहन बहुत खुश था। उसे अपने भाई पर बहुत गर्व था। कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था। विशाल अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ सुबह की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। पक्षियों की चहचहाट उसे बहुत अच्छी लगती थी। तभी अचानक उसने दूर से तेज दौड़ने की आवाज सुनी। पैरों की आहट हल्की थी लेकिन तेज थी। कदमों में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। विशाल ने ध्यान से सुना। ये किसी हिरन की आहट है, उसने सोचा। फिर उसने महसूस किया कि पैरों की आवाज में एक अतिरिक्त भार था। ये नर हिरन नहीं हो सकता। नर हिरन ज्यादा फुर्ती से दौड़ता है। ये तो हाँ, ये मादा हिरनी है। कुछ ही पलों में उसने अपने खेत की बाड़ के टूटने की आवाज सुनी। सामान्य हिरन तो बाड़ को आसानी से फांद जाता, लेकिन इस जानवर ने बाड़ तोड़ी थी। इसका मतलब है, विशाल ने अपने मन में सोचा, ये हिरनी गर्भवती है। इसलिए इसने छलांग नहीं लगाई क्योंकि उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की चिंता थी। हिरनी तेजी से खेत के पार चली गई। विशाल ने उसे भगाया नहीं क्योंकि वो समझ गया था कि हिरनी किसी खतरे से भाग रही है। कुछ ही मिनटों बाद विशाल ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। बहुत सारे घोड़े थे। उनकी आवाज संगठित थी,
जो बताती थी कि ये कोई फौज या राजा का दल है। घोड़ों की टापें तेज और लयबद्ध थी। साथ में कुछ लोगों की आवाजें भी आ रही थी। रुको, यहीं रुको, एक गंभीर और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। घोड़े रुक गए। विशाल समझ गया कि कोई बड़ा व्यक्ति आया है। आवाज में जो रोब था वो किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता था। राजा विक्रमादित्य अपने 50 सैनिकों के साथ शिकार पर निकले थे। वे उस हिरनी का पीछा कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरे और विशाल की झोपड़ी की तरफ चले। उन्होंने विशाल को देखा, एक साधारण कपड़ों में सादगी से बैठा हुआ व्यक्ति। ओ भाई, राजा ने पूछा, तुमने यहाँ से कोई हिरन भागते हुए देखा है? हम उसका शिकार कर रहे हैं। विशाल ने राजा की आवाज की गूंज को ध्यान से सुना। उसने समझ लिया कि ये कोई राजा या बड़े रईस हैं। उसने अपना सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन जो जानवर यहाँ से गुजरा है वो आपके शिकार के लायक नहीं है। राजा विक्रमादित्य चौंक गए। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तुम अंधे हो, फिर भी तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी जानवर का पीछा कर रहा हूं? और तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो मेरे शिकार के लायक नहीं है? विशाल ने शांति और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, महाराज, जो जानवर यहाँ से गुजरा है वो कोई नर हिरन नहीं बल्कि एक मादा हिरनी है। और वो गर्भवती है। एक होने वाली माँ का शिकार करना आपके जैसे न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए मेरा कहना है कि वो आपके शिकार के लायक नहीं है। राजा के चेहरे पर अब और भी गहरी हैरानी थी। उनके साथ आए सभी सैनिक भी आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तुम तो अंधे हो। तुमने देखा कैसे कि वो हिरनी थी और वो भी गर्भवती? विशाल ने धैर्य के साथ समझाया, महाराज, जब वो हिरनी मेरे खेतों से गुजरी तो मैंने उसके दौड़ने की गति और पैरों की आहट को ध्यान से सुना। नर हिरन के पैर हल्के होते हैं और वो बहुत तेजी से दौड़ता है। लेकिन इस जानवर के पैरों में अतिरिक्त भार था और उसकी सांसें भी भारी थी। ये मादा हिरनी के लक्षण हैं। इसके अलावा महाराज, मेरे खेत की बार बहुत ऊंची नहीं है। अगर वो स्वस्थ नर हिरन होता तो वो आसानी से उछलकर बार को पार कर जाता। लेकिन इस जानवर ने ऐसा नहीं किया। उसने बार को तोड़कर रास्ता बनाया। इससे मुझे समझ आ गया कि वो गर्भवती है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने छलांग नहीं लगाई। राजा विक्रमादित्य पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि और समझ कभी नहीं देखी थी। एक अंधा व्यक्ति जिसने जानवर को देखा तक नहीं, वो सिर्फ आवाजों और संकेतों से इतना कुछ समझ गया। राजा ने तुरंत अपने एक विश्वास पात्र सैनिक को बुलाया। देखो, उन्होंने कहा, मैं इस बात की सच्चाई जानना चाहता हूं। तुम जल्दी से उस जानवर को ढूंढो और देखो कि ये अंधा व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं। अगर वाकई वो हिरनी गर्भवती हुई तो हम उसे नहीं मारेंगे। मैं किसी होने वाली माँ का शिकार नहीं करूंगा। सैनिक ने राजा की आज्ञा ली। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से हिरनी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वो हिरनी एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रुकी हुई थी। उसकी सांसें फूल रही थी और वो थकी हुई दिख रही थी। सैनिक ने ध्यान से देखा। हिरनी के पेट से साफ जाहिर था कि वो गर्भवती थी। उसका पेट उभरा हुआ था। ये देखकर सैनिक हैरान रह गया। वो तुरंत वापस लौटा और राजा के पास आया।